हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम इम्यूनोलॉजी की हिस्ट्री या जो प्रतिरक्षा विज्ञान है उसके इतिहास के बारे में संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे या जानेंगे। जो प्रतिरक्षा है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने इससे पहले जो वीडियो था उसमें बात कर ली। तो जो प्रतिरक्षा के संबंध में जानकारी है ये बहुत पुरानी है। ईसा से पूर्व लगभग 3000 बीसी में भी ग्रीक और जो रोमन लोग हैं उनको संक्रामक रोगों और उनके भी जो उपार्जित प्रतिरोधक क्षमता है उसके बारे में या प्रतिरक्षा के बारे में कुछ कुछ जानकारी थी, ऐसा अभिलेखों से पता लगता है। 400 बीसी में फिलोसफर जो थे, दार्शनिक थे, उन्होंने प्लेग से जो लोग रिकवर्ड हुए उनके बारे में जानकारी दी और बताया था कि जो लोगों को एक बार प्लेग हो जाता है उनको दोबारा प्लेग नहीं होता। और 400 बीसी में भी लोग किसी घर में कोई बीमार हो जाता था तो उसके बाद में सल्फर की भाप से घरों को फ्यूमिगेट करते थे जिससे असंक्रमित किया जा सके। 50 बीसी में ल्यूक्रेटिस ने बताया था कि कुछ अदृश्य जो जीव होते हैं या इनविजिबल जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनकी वजह से बीमारियां होती हैं। 50 एडी में सेनेका उसने जो वाटर है उसको कुछ जो उसमें जीव पाए जाते हैं उनको ग्लोब्स के द्वारा मैग्नीफाई करके देखने की कोशिश की थी। और 10वीं सेंचुरी में जो टर्किश लोग हैं वो अपने बच्चों में स्मॉल पॉक्स से संक्रमित करते थे। जो पहले कभी किसी के स्मॉल पॉक्स हो जाता था उसके जो ब्लिस्टर होते थे उनसे, यानी ये एक तरह का वैक्सीनेशन था जो 10वीं सेंचुरी में टर्की में किया जाता था। 11वीं शताब्दी में भी भारत और चीन में चेचक या स्मॉल पॉक्स से बचाव के लिए इनोकुलेशन की जानकारी के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस कार्य के लिए यानी स्मॉल पॉक्स से बचाव के लिए जो पपड़ियां, जिसमें किसी में स्मॉल पॉक्स हो जाता था तो जो पपड़ी बनती थी, ब्लिस्टर बनती थी, उसको शरीर की त्वचा के नीचे लगा देते थे। कहीं कहीं उन्हें सुंघाने की प्रथा थी। ऐसे ही हम हिस्ट्री में देखते हैं कई बार। आपने जैसे चंद्रकांता वगैरह सीरियल देखे होंगे या हिस्ट्री में कभी चंद्रकांता वगैरह पढ़ी होगी तो देखा होगा कि विषकन्याओं को तैयार किया जाता था। यानी उन कुछ दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए इस तरह की विषकन्याओं का उपयोग होता था। उसमें जो विषकन्या होती थी उसको धीरे धीरे विष देकर विष के प्रति प्रतिरोधी बनाया जाता था। कुछ ग्रीक जो सम्राट और राजा थे उनके द्वारा भी स्वयं जहर से बचने के लिए अल्प मात्रा में नियमित रूप से खुद विष का पान करते थे, इसका जिक्र मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रतिरक्षा विज्ञान है इसका इतिहास बहुत पुराना है। 1546 में गिरोलामो फ्रैकास्टो ने संक्रामक कारकों से कॉन्टेजियन का वर्णन किया। 1656 में ऑथनसियस कर्कस ने प्लेग के समय छोटे कृमियों का अध्ययन किया। समय समय पर मिली जानकारियों से इस ज्ञान में वृद्धि होती रही और यही विज्ञान की शाखा आगे बढ़कर इम्यूनोलॉजी के नाम से जानी गई या प्रतिरक्षा विज्ञान के नाम से जानी गई। 1718 में लेडी मॉन्टेग पहली बार ये जो स्मॉल पॉक्स है इसके बारे में उसको थोड़ी जानकारी हुई। उसने प्रैक्टिस शुरू की और इसी को वायरोलेशन या इनोकुलेशन कहा। यानी ब्लिस्टर्स का उपयोग डॉक्यूमेंट्री देखें तो लेडी मॉन्टेग से होता है। तो उसने सबसे पहले अपने बच्चे का इस तरह से ट्रीटमेंट किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 1758 में जो एडवर्ड जेनर है
उसके द्वारा टीके का आविष्कार इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण घटना कही जाती है। तो वैक्सीन की खोज या टीके की जो खोज है वो एडवर्ड जेनर द्वारा 1798 में की। इसमें इन्होंने जो मिल्क मेड्स होती हैं उनमें काउपॉक्स ब्लिस्टर्स से फ्लूइड लेकर कुछ पेशेंट्स जो ऑर्फन्स थे या फिर जो प्रिजनर्स थे, कैदी थे, उनमें लगाया। इसके पश्चात जो लुई पास्चर है उसने 1820 से 1855 में, यानी लुई पास्चर का टाइम था 1822 से 1855 में, बहुत सारी खोजें की। लुई पास्चर ने माइक्रोबायोलॉजी या इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारी खोजें की और लुई पास्चर ने सबसे पहले जो एंथ्रेक्स है उसका टीका बनाया। इसके अतिरिक्त जो लुई पास्चर है उसने टीका बनाने के लिए 3 प्रकार के सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया। पहला, जो जीवित जीव थे उनको एज ए वैक्सीन यूज किया। दूसरा, जो डेड थे, मृत थे, उनका उपयोग किया, यानी जीवित पैथोजेंस का वैक्सीनेशन के लिए काम में लिया, या डेड थे उनको काम में लिया। या तीसरा प्रकार ये था जो जीवित तो थे लेकिन कमज़ोर थे। ऐसे जो वैक्सीन्स होते हैं जिनमें जीवित किंतु कमज़ोर स्ट्रेन का उपयोग वैक्सीनेशन के लिए किया जाता है, ये एन्यूटेटेड वैक्सीन्स कहलाती हैं। तो लुई पास्चर ने 1881 में सबसे पहले ये एंथ्रेक्स जो है उसके वैक्सीनेशन की खोज की और उसके बाद उसने रेबीज़ के टीके की खोज की। इस फोटो में जैसे देख रहे हो लुई पास्चर दिखाई पड़ रहा है, जो कि जोसेफ मिस्टर है, वो एन्यूटेटेड रेबीज़ का वैक्सीन ले रहा है। ठीक है, तो लुई पास्चर ने 2 महत्वपूर्ण टीके खोजे, एंथ्रेक्स का और रेबीज़ का। इसके अलावा जो मिर्चेनकॉफ है उसने 1980 में सबसे पहले जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं उनके बारे में बताया और बताया कि ये जो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं वो माइक्रोब्स या जो पार्टिकल्स होते हैं उनका भक्षण कर लेती हैं। इसी को एमिल वॉन ने सेल कन्फर्ड इम्यूनिटी कहा, यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहा। ठीक है, मिर्चेनकॉफ ने इसको क्या कहा? सेल कन्फर्ड इम्यूनिटी। दूसरी तरफ बॉन जो वियरिंग है और किटासैटो है, उसने जो ब्लड सीरम होता है उसके द्वारा इम्यूनिटी ट्रांसफ़र की बात की। तो उसने इसको लिक्विड और ब्लड कन्फर्ड इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी कहा। तो इम्यूनिटी 2 प्रकार की हो सकती है, हम आगे देखेंगे। या तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगी या ह्यूमरल इम्यूनिटी या लिक्विड ऑफ ब्लड कन्फर्ड इम्यूनिटी होगी। तो इम्यूनिटी किससे हो सकती है? इम्यूनिटी जो है बॉडी की वो किसके द्वारा कन्फर्ड होती है, किसके द्वारा प्रदान की जाती है? या तो सेल के द्वारा प्रदान की जा सकती है या फिर जो ह्यूमरल है या लिक्विड है उसके द्वारा। तो ये हम 2 इम्यूनिटी के टाइप्स देखेंगे ना, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी आगे चल के। तो बॉडी में सेल और जो सीरम है दोनों ही इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। तो 1930 के शुरू में जो टेक्निक्स थी उनके द्वारा ह्यूमरल एलिमेंट्स जो होते हैं उनके बारे में ज़्यादातर खोजें हुई और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण खोज थी वो गामा ग्लोबिन प्रोटीन्स की या एंटीबॉडीज़ की खोज है। 1950 में जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है
उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो टी और वी सेल्स हैं, उनकी डिस्कवरी हुई। और ये सब क्या, लिम्फोसाइट्स हैं, है ना। तो ये अल्टीमेटली दोनों हुई सेल और ह्यूमरल इम्यूनिटी है, वो आपस में जुड़ी हुई हैं, साथ साथ काम करती हैं। और 1854 में फेफर और आइजेफ ने पाया कि जो कोशिकाओं की अनुपस्थिति में हैजे के जो कारक हैं या जीव हैं, जिसको हम विब्रियो कॉलेरी कहते हैं, हैजा किससे फैलता है, विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से। तो पेफर और आइजेफ ने गिनी पिग के शरीर में प्रवेश करने पर पाया कि ये जो विब्रियो कॉलेरी है, इसको गिनी पिग के शरीर में प्रविष्ट कराएं तो ये नष्ट हो जाता है। इसके बाद और बहुत सारे वैज्ञानिकों के प्रेक्षण के आधार पर जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है या तरल रोधक क्षमता है, उसके बारे में जानकारी बढ़ी। पॉल एलरिच 1908 का जो एंटीबॉडी उत्पादन का चयनात्मक सिद्धांत है, सेलेक्टिव थ्योरी है, वो दी गई। चार्ल्स रिचर्ड के द्वारा इन्फाइलोसिस की अवधारणा है। कॉल लैंडस्टीनर के द्वारा मानव जो ब्लड हैं, ब्लड ग्रुप्स हैं, उसकी खोज की गई। इसके बाद पी लेगिन और स्टेनसन द्वारा जो RH प्रतिरक्षी हैं, उनके प्रभावों का अध्ययन किया गया। तो इस तरह इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारे वैज्ञानिकों की बहुत सारी खोजों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा बॉन प्रैक्ट द्वारा एलर्जी का अध्ययन किया गया। इसके साथ साथ जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है, उनमें जो अंग प्रत्यारोपण है और उसमें सहनशीलता होती है, सेल्फ नॉन सेल्फ की जो पहचान है, उसके बारे में बहुत सारी मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी हुई। पोर्टल, एडलमैन और नेपनोफ द्वारा 1959 में जो एंटीबॉडी अणु है, उसकी संरचना का अध्ययन किया। किसके द्वारा? एंटीबॉडी की जो संरचना है उसका अध्ययन किसने किया? पोर्टल, एडलमैन और निफनॉफ द्वारा 1959 में। इस तरह इस जो इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में विकास हुआ। 1972 में पोर्टर, एडलमैन और जो निपनॉफ है, उसको एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला। रोजलिन येलो द्वारा 1977 में जो रेडियो इम्यूनो एसे होते हैं, उसकी खोज की गई। मिलस्टीन और कोलर ने 1984 में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उत्पादन की जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है, उसको बताया। इसके बाद डॉर्टी जो जिंकरजल है, उसके द्वारा सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी रेस्पॉन्स है, उसकी खोज 1996 में हुई। तो इस तरह जो इम्यूनिटी है या इम्यूनोलॉजी है, उसकी जानकारी मानव को हालांकि प्राचीन काल से थी, लेकिन जो प्रतिरक्षा विज्ञान के विषय में जो स्पेसिफिक वैज्ञानिक जानकारी है, वो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही अधिक हासिल हो सकी है। और आज भी इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में विश्व के विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की रिसर्च कार्य चल रहे हैं। एड्स है, कैंसर है, DNA है, वैक्सीन है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, इन सब के बारे में आजकल खूब सारी रिसर्च दुनिया भर में चल रही है। तो ये आपकी इम्यूनोलॉजी की एक संक्षिप्त इतिहास है, जिसमें बहुत सारी बातें आपने जानी, है ना। सबसे महत्वपूर्ण यदि बातों में देखेंगे तो लुई पास्चर का काम है, एडवर्ड जेनर के द्वारा वैक्सीनेशन का है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स का वो है, टीका है, और एडवर्ड जेनर द्वारा 1798 में सबसे महत्वपूर्ण ये खोज हुई। उसके बाद लुई पास्चर है, उसने एंथ्रेक्स और रेबीज़ के टीके की खोज की, ठीक है। और विभिन्न प्रकार की जो इम्यूनिटी हैं, उन सब का एंटीबॉडी की संरचना का अध्ययन पोर्टर और एडलमैन ने किया, जिसके लिए 1972 में उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला, ठीक है। तो इस तरह से आप इम्यूनोलॉजी के इतिहास को समझ सकते हैं।
तो बुक में जैसे जैसे दे रखा है उसको थोड़ा देखिए, याद भी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इनसे पूछ लिए जाते हैं। अगले वीडियो में हम जो इम्यूनिटी की प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में वीडियो देखने से पहले एक बार आप अपनी किसी बुक में से ज़रूर पढ़ लीजिए, जिससे समझने में आसानी हो। थैंक यू।